हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा आन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान के रसायन शास्त्र के क्वेश्चन को चलाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है उर्वरक। इसका नोट्स हम लोग देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला है, उर्वरक वे साधन हैं जिनका प्रयोग पौधे की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से मिट्टी में किया जाता है। उर्वरक का सीधा अर्थ है उर्वरकता प्रदान करने वाला। उर्वरक डालने से अनुवरण मिट्टी भी उर्वरक हो जाती है। इन्हें अकार्बनिक खाद कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं खाद। खाद शब्द उर्वरक का ही पर्याय है, किंतु पारंपरिक रूप से इसका प्रयोग गोबर या खरपतवार जैसे कार्बनिक पदार्थों से बने काले कलूटे पदार्थ के लिए आया है, जिसे कंपोस्ट भी कहते हैं। यह खाद कार्बनिक खादें हैं। खादों में एनपीके तथा खनिजों की मात्रा कम रहती है, जबकि उर्वरकों में यह शांत रूप में रहते हैं। मृदा खादों की प्रचुर मात्रा मिट्टी में डालनी पड़ती है। इसका बनाया गया गोबर तथा वनस्पतिक पदार्थों पर निर्भर करता है, किंतु उर्वरकों के सक्रिय रूप को कारखाने में तैयार किया जाता है और विभिन्न तत्वों को इच्छा अनुसार रखी जा सकती है। उर्वरकों को लगातार प्रयोग से मिट्टी की भौतिक दशा खराब हो सकती है। मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु घट सकते हैं और सूक्ष्म तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थ की कमी हो सकती है। इसलिए आजकल उर्वरकों के तथा कार्बनिक खादों का भी इस्तेमाल संतुलित किया जाता है। अब तो उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैव उर्वरक भी तैयार किए जा रहे हैं। खाद के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट, केंचुओं द्वारा निर्मित खाद भी इस्तेमाल किए जा सकती है। कछुए की दलहनी फसलों को उगाकर भी मिट्टी के नाइट्रोजन की कमी उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेषण के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पदार्थ पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक के प्रकार देखें तो मुख्यतः उर्वरक तीन कोटियों में रखे जाते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक, दूसरा फास्फोरिक उर्वरक, तीसरा पोटेशियम उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक, इसमें अमोनिया युक्त उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट का संयुक्त रूप तथा एमाइड युक्त उर्वरक आते हैं। अमोनिया युक्त उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट उर्वरकों में पोटेशियम तथा सोडियम नाइट्रेट और अमोनिया नाइट्रेट संयुक्त रूप में अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मुख्य है। एमाइड युक्त उर्वरक में यूरिया प्रमुख है। हमारे देश में समस्त नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन होता है, किंतु यूरिया का उत्पादन सर्वोपरि है। नाइट्रोजनी उर्वरकों में यूरिया में 45% नाइट्रोजन रहता है और द्रव अमोनिया में 82%, किंतु इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट 21%, अमोनियम क्लोराइड 25%, अमोनियम नाइट्रेट 35%, कैल्शियम नाइट्रेट 17%, सोडियम नाइट्रेट 16%, कैल्शियम साइनाइड 21%, यूरिया 45% है। फास्फोरिक उर्वरक के बारे में देखें तो इसमें मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट तथा पॉलीफॉस्फेट मुख्य है। इसमें से सिंगल सुपर डाइअमोनियम फॉस्फेट मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। हड्डी की चूर्णित रॉक फॉस्फेट तथा बेसिक स्लैग अन्य फास्फोट स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब फास्फेटी उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है तो उनका बहुत सा अंश अविलेय बन जाता है। यदि कार्बनिक पदार्थ के साथ मिलाकर फास्फेटी उर्वरक डालें तो वह पौधे के लिए उपलब्ध बने रहते हैं। रॉक फॉस्फेट और बेसिक स्लैग एक फास्फेटी पदार्थ है जिन्हें महीन चूर्ण के रूप में मिट्टी में डालने से धीरे धीरे लाभ मिलता है। फॉस्फेटी उर्वरकों का प्राय फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट 16 से 47%, एमोफॉस 48%, बेसिक स्लैग 15 से 25%, हड्डी का चूरा 20 से 35%, रॉक फॉस्फेट 25 से 30%, कैल्शियम फॉस्फेट मोनो 50%, मेटा फॉस्फेट 64% है। पोटेशियम उर्वरक के बारे में देखें तो इसमें कैनिट तथा मर्क्यूरेट ऑफ पोटाश मुख्य है। यह दोनों प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं। कैनिट में पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट अशुद्धि के रूप में रहता है।
मर्क्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम है। पोटेशियम सल्फेट को मर्क्यूरेट ऑफ पोटास से तैयार किया जाता है। वैसे तो मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा अधिक होने से पोटेशियम उर्वरक डाले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु इस उर्वरक को लगातार डालने से मिट्टी में पर्याप्त पोटेशियम स्थिरीकरण के रूप में परिणत हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड के बारे में देखें तो ये 48 से 60% है। पोटेशियम सल्फेट 48 से 50%, कैनिट 12 से 16%। जैव उर्वरक के बारे में देखें तो कतिपय सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन या का यौगीकरण करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ एजिटोबैक्टर और क्लैस्ट्रिडियम और राइजोबिया कुछ एविगी शैवाल की भूमि उर्वरकता बढ़ाने वाले हैं। फलतः जीवाणु कल्चर प्रविधि द्वारा जैव उर्वरक द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा से किसी फसल के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति हो जाती है। अब इसकी क्वेश्चन देखें ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो पहला क्वेश्चन है, पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक का आवश्यक है, कारण 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। इसकी व्याख्या देखें, पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को प्रमुख आवश्यक तत्वों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इनकी आवश्यक मात्रा को उर्वरक के रूप में दिया जाता है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद में मात्र 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है, तो इसकी पूर्ति हेतु रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन। इसकी व्याख्या है, नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परमाश्वक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है हाइड्रोजन नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्य उपस्थित होते हैं स्थूल पोषक तत्व नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर है। सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान, क्लोरीन, कॉपर और आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जस्ता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर इसकी व्याख्या में देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पौधे के दीर्घ पोषक तत्व है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे को वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। पौधे फास्फोरस की प्रायः फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने व बंद होने से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोरान पौधे का एक सूक्ष्म पोषण तत्व है। इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट तथा सेब में आंतरिक कॉट नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के जड़ें गुटिकाएं नहीं बनती है। ऐसा पाया जाता है कि बोरान कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी विकल्प सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। इसकी व्याख्या देखिए, मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी अम्लीय होगी। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए उर्वरकों में से अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4 उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया है तो ये एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसकी 7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कार्बाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एमाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो इसका आंसर होगा यूरिया। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? तो पहला हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्भव
हो सकता है। दूसरा, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा, भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। तो इसका आंसर केवल दूसरा और तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है तो नाइट्रेट। इसकी व्याख्या देखिए, वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार कृषि में नीम आलेखित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका आंसर होगा, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। इसकी व्याख्या देखिए, नीम आलेपित यूरिया में यूरिया के प्रत्येक कण में नीम के तेल का लेपन होता है जो मृदा में यूरिया के घुलने पर दर को कम कर देता है, जिससे फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। नीम लेपित यूरिया की अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इससे फसल उत्पादन भी अधिक होता है। नीम लेपित यूरिया औद्योगिक प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं है, जिससे सब्जीकृत यूरिया में गैर कृषि उपयोगों में गैर कानूनी पंथांतरण की संभावना बहुत कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 18% नाइट्रोजन, 40% P2O5। इसकी व्याख्या देखें, डायमोनियम फॉस्फेट का एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 का ट्वाइस HPO4 है। इसके रासायनिक संगठन में 46 से 53% फास्फोरस तथा 18 से 21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो इसका आंसर होगा NPK। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो इसका आंसर होगा सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसलों में पानीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है? तो इसका आंसर होगा यूरिया। इसकी व्याख्या देखिए, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। यह फसलों में पानीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। नेक्स्ट देखते हैं, पानीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है तो यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमस उदाहरण है तो इसका आंसर होगा जैविक कोलाइड का। नेक्स्ट देखते हैं, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है तो इसका आंसर सनई। इसकी व्याख्या देखें, कृषि में हरी विघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं। मृदा के लगातार दोहन में उसमें उपस्थित पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इनका क्षतिपूर्ति हेतु तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें हैं सनई, ढैंचा, गवार, लोबिया, मूंग, उड़द और जंगली नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, अजोला मक्का से सम्मिलित नहीं है। एजोला, एनाबीना, नॉन स्टॉक, नील, हरी शैवाल आदि की धान की फसलें में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लिमिनिसेरम मटम पाइसम से टाइपकम के फसल में, जबकि एजोटोबैक्टर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारण है। समानतः एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, तब विकल्प डी सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको ये एग्जाम में ना छूटे। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।